विद्या स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हिंदी में सेकंड चैप्टर आज आप समझेंगे। कृतिका बुक का सेकंड चैप्टर। लास्ट टाइम आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक में जो चैप्टर था वहां पर जॉर्ज पंचम का एक पुतला था और उस पुतले की क्या है नाक टूटी हुई थी और उस नाक जो नाक पत्थर की मूर्ति थी और पत्थर की मूर्ति पर जो नाक लगाई जानी थी वो नाक को तलाशते तलाशते ढूंढते ढूंढते पूरा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन वो नाक जो है ना पूरे इंडिया में पूरे भारत में शिल्पकार को कहीं नहीं मिली। न तो उस तरह का पत्थर मिला, न उस तरह की नाक मिली। तरह तरह के जगह अलग अलग मूर्तियों की भी नाक मिलाई गई, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक का अरेंजमेंट व्यवस्था नहीं हो पाई। लास्ट में फिर किसी तरह जॉर्ज पंचम की नाक जो है लगा दी गई, बनाकर कृत्रिम नाक बनाकर लगाई गई। तो जॉर्ज पंचम की नाक से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को भारत आना था और उनके स्वागत की तैयारी की जानी थी और वहां पर जब एलिजाबेथ की जो स्वागत करना था तो वहां होना था जॉर्ज पंचम की प्रतिमा का स्वागत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र के आलस्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सरकारी तंत्र में अधिकतर जो है आज का काम कल, कल का काम नेक्स्ट डे और कोई भी काम जो है समय पर नहीं होते। उस बात को यहाँ पर पाठ में चैप्टर में हमारे बताया गया है। तो सरकारी तंत्र के आलस्य का वर्णन किया गया। सरकारी तंत्र तभी होश में आता है जब बद्धिता का रूप धारण कर लेती है, अर्थात बिल्कुल समय पर वह अपने कर्तव्य को सही ढंग से न निभाते हुए मीटिंग के हवाले समस्या को छोड़ देती है और एक अपनी जिम्मेदारी को भली भांति नहीं निभाते और जिम्मेदारी एक दूसरे विभाग पर डालते रहते हैं, जिससे समस्या ज्यों की ज्यों बनी रहती है। जैसी समस्या वैसी बनी रहती है, एक विभाग दूसरे विभाग पर, दूसरा विभाग तीसरे विभाग पर एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोपते रहते हैं और टाल जाते हैं। सलाह मशवरा होता है, मीटिंग होती है और उसके बाद कोशिश करते हैं, तब भी बुद्धि के मामले पर समस्या को नहीं सुलझा पाते। वे अपनी समस्याओं पर बाहर ढूंढने के स्थान पर जंग लगी हुई फाइलों में उनका हल ढूंढने का सहारा लेते हैं, लेकिन फाइलें इतनी बेकदरी होती है कि वो भी बर्बाद हो जाते हैं। बेकदरी अर्थात फाइलें भी ठीक तरीके से ठीक तरह से व्यवस्थित ढंग से नहीं रखी जाती तो वहां भी असफल हो जाती है। रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का कारण क्या था, उस परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का कारण था उनकी पोशाक, किस तरह की पोशाक बनाई जानी है, किस तरह की पोशाक वो पहनेंगे, समारोह में किस तरह की पोशाक पहनकर जाएंगी, ये था उसकी दर्जी की परेशानी का कारण। रानी का दर्जी रानी के लिए नई नई पोशाक बनाने के लिए परेशान था। एक तो रानी इंग्लैंड की है, जब वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर निकली हो, उनके लिए कौन से वक्त पर कैसी पोशाक बनवा के दी जाए, उसके लिए काफी परेशान का सबब था, यानी कारण था। रानी की पोशाक उसके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी और उनकी पोशाक इस तरह की बनाई जानी होनी चाहिए। दर्जी इस बात की विचार कर रहा था इस तरह की पोशाक होनी चाहिए जो उनके व्यक्तित्व से मैच होती हो, मेल खाती हो। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक है और यहाँ पर कलर का चुनाव करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तो जो पोशाक पहनी जाएगी उसका कलर भी ठीक होना चाहिए। रंग किसी रंग या डिजाइन का दोबारा से प्रयोग न हो, मतलब अलग अलग देशों में अगर उनको यात्रा करनी है, दौरे पर निकलना है, तो हर देश के यात्रा दौरे के लिए उनकी पोशाक जो है ऐसी होनी चाहिए
कि एक का डिजाइन दूसरे से ना मिलता हो, एक का रंग दूसरे से ना मिलता हो। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था। यह सोच सोचकर शायद दर्जी ज्यादा परेशान हो रहा था और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। दिल्ली की काया पलटने के लिए रानी एलिजाबेथ जो हिंदुस्तान आ रही थी, उनको दिल्ली आना था। तो दिल्ली की काया पलट करने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा, अर्थात जो घूमने के स्थान थे वहां पर उनको सुधारा गया, सजाया गया, साफ सफाई करवाई। ठीक है। दिल्ली का जो सड़कें खराब हो चुकी थी उनको रिपेयर करवाया गया। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजना तैयार की गई होंगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्याएं न उत्पन्न हो इसलिए उस पर भी कार्य किए गए होंगे। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्रवाई या धरने न हो, इसकी सुरक्षा की पूरे इंतजाम किए गए होंगे। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्र हित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। यह पीढ़ी हमारे समाज के होने वाले मजबूत स्तंभ है। हमें चाहिए कि हमारी पत्रकारिता उनका कल्याण करे, मार्गदर्शन करे, न कि उनको अपने मार्ग से विचलित करे। यदि यही इस तरह के समाचारों को अपना विषय बनाएंगे तो देश इन स्तंभों के सहारे अधिक समय तक खड़ा नहीं हो पाएगा। सेकंड, इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की शिक्षा दे रही है। वे इनकी तरह दिखने, खाने संबंधी आदतों को अपनाने लगे हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे फैशन के दौर को जन्म दिया और वे अपने व्यक्तित्व पर दूसरे का पहनावा और आदतें लाद देते हैं। जैसा दूसरा व्यक्तित्व है उसी के आधार पर पहनना शुरू करते हैं, वैसी आदतें अपनाना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अपना व्यक्तित्व उनकी चर्चित हस्तियों की छवि देना आरंभ कर देता है। इसी तरह के वर्णन ने समाज में सिगरेट और शराब का चलन आरंभ किया है। यदि उनकी पसंद का कलाकार हस्ती शराब सिगरेट पीते हुए दिख जाते हैं तो वे भी उसी तरह का सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं। वैसे ही बालों की कटिंग करवाते हुए दिख जाती है। ये युवा पीढ़ी की सोच पर असर डालती है जो सही नहीं है। युवा पीढ़ी बाहरी दिखावे, बाहरी आडंबर से बहुत अधिक प्रभावित होती है, जो सही नहीं है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए हैं। अब आते हैं प्रश्न पर कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। मूर्तिकार के द्वारा किए गए प्रयत्न निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम मूर्तिकार ने मूर्तिगत पत्थर की खोज की और खोज के लिए उसने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर भ्रमण किया, जगह जगह घूमता रहा और ये तलाश किया कि क्या उस तरह का पत्थर मिल सकता है। वहां पर वो पत्थर ढूंढने में असफल रहा। सेकंड, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया। जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति का मिलान किया छोटे बड़े नेता जितने भी थे उनकी नाक से, लेकिन उस मूर्ति से नाक निकालकर कि इसलिए कि उस मूर्ति से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लाट पर नाक लगाई जा सके, लेकिन वो नाक भी उपयुक्त नहीं मिली, क्योंकि नेताओं की नाक क्या है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो उसने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया, सलाह दी और साथ ही साथ प्रयत्न भी किया। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ भंग कर चुकी हैं, सब उपकरणों ने एक दूसरे की तरफ ताका। इस पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाटकर लिखिए। मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाला कथन अर्थात जो आज की व्यवस्था है उस पर चोट करने वाला कथन है। सभापति ने देश में आकर कहा लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। अब हिंदुस्तान में बार डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता।
सेकंड नंबर, मूर्तिकार ने अपनी योजना पेश की, क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया है। किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई और बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। यहाँ पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ होने का मतलब है कि पूरे शहर को साफ सफाई करके, सड़कें मरम्मत करवा के, बिजली आदि की कोई परेशानी ना हो, कोई उपद्रव ना हो, इसलिए जो ना उसकी सारी व्यवस्था की गई। तो इस तरह से सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, यानी शहर जो है दिल्ली शहर नया दिखने लगा। नाक मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, अर्थात नाक ही मान सम्मान का प्रतीक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था, अर्थात उनकी प्रतिष्ठा को, धूमिल का मतलब है प्रतिष्ठा को कम करने का था, या बर्बाद, धूमिल करने का मतलब है बर्बाद करना या नष्ट करना। यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगाई जाती तो ब्रिटिश सरकार के नाराज होने का डर था। इन शब्दों में लेखक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। इसलिए तो नाक हटाने को सब तैयार हो गए और जॉर्ज पंचम की नाक लगाना ज्यादा जरूरी था। यही बात लेखक ने कई स्थानों पर बताने का प्रयत्न किया है। जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक नाक फिट न होने से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं और साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। यदि हमारे समाज में विशेष आदरणीय लोग हैं, ये लोग क्या है, विशेष आदरणीय हैं, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक से किसी की नाक मैच नहीं। इसका स्थान जॉर्ज पंचम के सहस्त्रों गुणों से बड़ा है और इन लोगों का स्थान हमारे देश के साहसी बालक, महान नेताओं, ये सब क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक से, उनके गुणों से काफी ज्यादा बड़े हैं। पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, उन्होंने अपने बलिदान और त्याग से भारत को एक नई नींव दी, उसे आजादी दी है। इसलिए इनकी नाम, परंतु किसने बलिदान त्याग किसने किया? साहसी बालकों ने किया है, देश के महान नेताओं ने किया है, और देश के महान नेताओं ने देश को क्या दिया है? आजादी, स्वतंत्रता। जॉर्ज पंचम ने हमें कुछ नहीं दिया, भारत की एक नई नींव डाली है आजादी की, इसलिए उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों गुनी ऊंची है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अखबारों ने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया है, नाक की समस्या हल हो गई है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही किसी समारोह के होने की खबर को छापा गया। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन से लेखक क्या कहना चाहता है? अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी,
इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उन्होंने इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग कसा है। बेशक भारतीय समाज उनकी चमक से नहाया हुआ हो, पर उनके लिए भारतीयों के मन में सम्मान जरा भी नहीं है। वे सिर्फ दिखावे के लिए चाटुकारिता करते हो और मन में अब भी फांस लगी हो। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक जब लगी तो उस समय अखबारों में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा लास्ट में लिखा हुआ, ऐसा चैप्टर में आपको पढ़ के बताया था। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कोई जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसलिए के विरोध में, इसी विरोध में अखबार चुप रहे। अखबारों में कोई बात, कोई खबर नहीं छपी, क्योंकि वहां पर जिंदा इंसान की नाक लगाने का जिक्र लेकर किसी अखबार ने उस बात को नहीं छापा, इस विरोध में नहीं छापा। जॉर्ज पंचम की नाक जो प्रस्तुत पाठ था कमलेश्वर द्वारा लिखित, उस पाठ का सार, उस पाठ की कहानी भी आपने पढ़ ली, उस पाठ का सार भी आपको बताया, पाठ के प्रश्नोत्तर भी पढ़ लिए। एक बार फिर उस सार पर आते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी थी, ये एक व्यंग्य पाठ था। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, अर्थात सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े हुए बहुत सारे मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना, नाक लगाना। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की अनौपचारिक औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। औपनिवेशिक दौर की मानसिकता अर्थात आज के समय की मानसिकता, और साथ ही साथ विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की। विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट का मतलब है कि हम दूसरों के व्यवहार, बर्ताव, उनके वेशभूषा, वो इत्यादि सब फैशन इत्यादि सब अपना लेते हैं, जैसा करते हैं वैसा, और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए उस पर जो विदेशी आकर्षण पर उन्होंने गहरी चोट की, गहरा आघात किया। अपने कथन में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को रेखांकित करती है। जैसे पत्रकारिता सार्थकता का रेखांकित करने का अर्थ है कि अखबारों में उस खबर को, कई खबरों को छापा जाता, कुछ खबरें नहीं छापी जाती। साथ ही व्यवसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है।
जैसा कि चैप्टर में बताया गया था। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के कहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पत्थरों के खानों के तौर पर पत्थरों की खानों में तलाश किया, लेकिन उसके किस्म का पत्थर उसे नहीं मिला, क्योंकि तो पता चला से कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाग जो है वो विदेशी है। अनेक मूर्तियां तलाश की, अनेक मूर्तियों पर लगी हुई नाग को मिलाया, लेकिन उनसे भी नाग नहीं मिली। उसके बाद उसने भारत के नेताओं की नाग शिल्पकार ने मूर्तिकार ने तलाश की। जैसे वह दिल्ली से पुणे पहुंचा, वहां पर दादाभाई नौरोजी, गोखले, लोकमान्य तिलक, छत्रपति शिवाजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली, नापी, लेकिन वो जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिली। फिर गुजरात की ओर भागा, वहां पर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई, इनकी मूर्तियों को ही परखा, लेकिन नाक नहीं मैच हुई। बंगाल की ओर चला, गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय इत्यादि की नाक को भी मिलाया। आगे फिर से बढ़ा बिहार की तरफ, बिहार होता हुआ बिहार उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, वहां पर भी नाक का मसला हल नहीं हुआ। घबराहट में बेचारा मद्रास पहुंचा, वहां सत्यमूर्ति जी को देखा। मैसूर में केरल आदि का दौरा किया। पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों के साथ से सामना हुआ। आखिर में दिल्ली आया और और आकर कह दिया कि जॉर्ज पंचम की नाक से सभी नेताओं की नाक बड़ी है। कहने का अर्थ यही था, यहाँ था लेखक के अनुसार पाठ में यह बताया गया कि बाकी भारत के नेताओं की नाक काफी बड़ी है, अर्थात उनका सम्मान अनिवार्य है और उन सबसे सहस्त्रों गुणों से ज्यादा है। ये नाग प्रतिष्ठा का प्रतीक है। फिर मूर्तिकार दोबारा फिर से भागा, फिर साहसी बालकों की नाक ऐसा लगाया गया कि शायद साहसी बालकों की नाक से मूर्तियों से जॉर्ज पंचम की नाक मिल जाए तो वो लगा दी जाए, लेकिन वहां पर भी वह असफल रहा, क्योंकि वो नाक भी पंचम की नाक से बड़ी थी। यहाँ पर वही है कि जो त्याग भारतीय नेताओं ने, बच्चों साहसी बच्चों ने दिया, त्याग किया और देश को आजादी दी, वहां पर जॉर्ज पंचम ने कुछ नहीं किया, देश को कुछ नहीं किया। इससे साफ स्पष्ट है कि यह पाठ जो है नाग प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जब जिंदा इंसान की नाक लगाने की बात आई तो वहां पर पत्थर की नाक नहीं लगी, तो उस दिन अखबारों में इस प्रकार की कोई चर्चा, कोई उद्घाटन, कोई फीता की चर्चा नहीं हुई, ना कोई अखबार अभिनंदन हुआ, ना कोई स्वागत समारोह हुआ, ना किसी से हवाई अड्डे से स्टेशन पर आने का कोई ताजा चित्र छपा। और इस प्रकार जॉर्ज बच्चन की नाक का ये चैप्टर समाप्त हुआ।
पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे प्रश्न प्रथम था, पंचम की नाक को लेकर चिंता और बदहवसी दिखाई देती है, वो किस मानसिकता को दर्शाती है? वो सरकारी तंत्र के आलस्य का वर्णन करती है कि सरकारी तंत्र, सरकारी कार्यालय जब भी काम करना प्रारंभ करते हैं जब कार्य गंभीरता का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वहां पर कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं करता। सारी समस्या मीटिंग के हवाले समस्याओं को छोड़ देती है और अपनी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे की जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोपते चले जाते हैं और समस्या वही की वही बनी रहती है और टलती जाती है। उसके साथ ही वे जब कुछ हल नहीं कर पाते बुद्धि के मामले पर, तो फिर फाइलों का सहारा लेते हैं कि शायद पुरानी फाइलों में कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन वहां पर भी वे असफल हो जाते हैं। उसी प्रकार पाठ में एक दर्जी का वर्णन किया गया कि पाठ के प्रारंभ में दर्जी का वर्णन। रानी का जो दर्जी था, एलिजाबेथ रानी का जो दर्जी था, वो उनकी पोशाक बनाने के लिए परेशान था। किस प्रकार की पोशाक बनाई जाए, कैसी पोशाक बनाई जाए कि जो पहने, अलग अलग समारोह में अलग अलग देशों की यात्रा पर जाएंगे तो उनका रंग का चुनाव कैसा हो, अलग अलग कलर हो, कोई भी रंग दोबारा रिपीट ना हो, पोशाक अच्छी हो और एक ही पोशाक की डिजाइन दूसरी पोशाक से न मिलती हो। इस बात के लिए वो सोच सोचकर परेशान था। उसके बाद तीसरा था यहाँ पर मूर्तिकार। जिस मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को कहा गया था, उसने नाक लगाने के लिए काफी प्रयत्न किए, पूरे भारत का दौरा किया। भारत के दौरे में उसने पत्थर तलाश किया, जिस पत्थर को तोड़कर या जिस पत्थर से नाक बनाकर जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जा सके। लेकिन उसने पता करने के बाद पूरे भारत में, जब हिंदुस्तान में तलाश कर लिया, तो उसे उस प्रकार का पत्थर नहीं मिला पूरे भारत में, क्योंकि वह शायद मूर्ति और पत्थर विदेशी था इसलिए। उसके बाद फिर उसने अगला प्रयास किया कि शायद देश के नेताओं, महान नेताओं की नाक से जॉर्ज पंचम की नाक मिल जाए तो वो से लगा दिया जाए गांठ पर। उसके लिए मूर्तिकार ने पूरे हिंदुस्तान में सैर किया, सभी नेताओं की नाक देखी, लेकिन वहां पर जॉर्ज पंचम की नाक सभी नेताओं की नाक से छोटी निकली। तब उसके बाद में फिर वो साहसी बालकों की मूर्तियों की ओर बढ़ा कि शायद नाक मिल जाए, लेकिन मूर्तिकार ने वहां पर भी नाक नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार अंततः जब कोई उपाय न सूझा तो मूर्तिकार ने अपने पैसे के लिए, लालची किस्म का था मूर्तिकार, पैसे का बहुत लालची था, तो अंततः उसने फिर जिंदा इंसान की नाक लगाने की सलाह दी और अंततः मूर्ति और समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन जिंदा इंसान की नाक को लेकर पत्रकार, अखबार जो थे वो विरोधी थे, इसके कारण से कोई समारोह की बात जो है अखबारों में नहीं छापी गई और इस तरह जॉर्ज पंचम की नाक का ये चैप्टर समाप्त हुआ। बाकी अगली क्लास अगले दिन। धन्यवाद।